नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में भजन लाल सरकार एक के बाद एक अब कामों को रफ्तार दे रही है और एक आम आदमी से जुड़ा हुआ काम है पट्टों का। जमीन के पट्टे बहुत बड़ा और बहुत बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, आम जन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसको लेकर भजन लाल सरकार ने जो फैसला लिया है और जिस तरह से इस वक्त यूडीएच मंत्री और साथ ही जेडीसी मिलकर जो कामों को रफ्तार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी जिस तरह से रोज बुलडोजर की और खास करके जयपुर में चर्चा हो रही है, उसके बाद अगर अब पट्टे 30 दिन में जारी कर दिए जाएंगे और सरकार के इस फैसले को एग्जीक्यूट कर पाती है सरकार, तो इससे क्या संदेश जाएगा, इससे जनता को कितना राहत मिलेगा, इससे सरकार की नीयत कितनी स्पष्ट होगी। ये तमाम पहलू हैं जिनको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ विकास सोमानी है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी से हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, मुनेश अरोड़ा जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास सोमानी जी, जरा विस्तार से समझाइए सरकार के फैसले को। देखिए मीरा जी, काफी समय से जो जयपुर विकास प्राधिकरण में जो पट्टों का एक कार्यक्रम है कि किस तरह से पट्टे आवंटन किए जाएं, उसमें कांग्रेस सरकार में काफी घोटाले हुए और सामने भी आए और पट्टे जारी करने की घोषणा जरूर कांग्रेस सरकार ने कर दी। लेकिन कांग्रेस सरकार में कई लूप होल रहे जो जमीन आवंटन के मामले में ले लें, चाहे मुआवजे के मामले में ले लें, चाहे 25% विकसित भूमि के मामले में ले लें। अब वर्तमान में जब तक एक सिस्टम को सही किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो जयपुर विकास प्राधिकरण में शुरू कर दिया गया है कि ऑनलाइन पट्टे पहले भी होते थे, लेकिन ऑनलाइन पट्टों में वर्तमान में जो आदेश जारी किए हैं और जिस तरह जो कार्य प्रणाली को देखा जा रहा है कि कई बार जयपुर विकास प्राधिकरण के जो जोन है उन जोन में कई कर्मचारी लगातार काफी समय से लगे रहना और वहां जिस प्रकार की गड़बड़ियां आप देखें कि जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोनों में कई बार मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और फर्जी पट्टे भी जारी हुए हैं कांग्रेस सरकार में और कहीं जेल भी गए हैं। इस तरह की भी घटनाएं हुई है और छोटे कार भी गए, वो बात अलग है। लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कि आम जन का अधिकार और जेडीए जो अपना निवास स्थान का पट्टा लेने आता है उसकी जो कार्रवाई है वो पेंडेंसी रहे नहीं, टाइम बाउंड सिस्टम में वो काम हो, क्योंकि जो योजनाएं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करना चाहती है सुशासन की ओर इंगित करता है। और साथ में इस बात को भी कि कहीं भी कोई प्रशासनिक स्तर पे भ्रष्टाचार नहीं हो और जो व्यक्ति या जो आवेदक अपना पट्टा लेने आ रहा है उसको पट्टा नियमानुसार मिले। एक और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, यदि किसी कारण से पट्टा देने में सक्षम नहीं है या कहीं ना कहीं कोई कानूनी पेचीदगी या प्रशासनिक कारण आ रहा है तो उस संदर्भ में एक कमेटी और बनाई जाने की जो माननीय मंत्री जी जाबर सिंह खर्रर साहब ने विधानसभा में कही है कि वो मंत्री जो एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी इस बात को तय करेगी कि किसी भी आवेदक का अगर पट्टा रोका गया है और पट्टा नहीं बन रहा है तो उसके पीछे उसको अपील करने का अधिकार रहेगा जो उस कमेटी में जाएगा और तय नियमों के अनुसार उसमें कार्रवाई होगी और नियमानुसार आवेदक को 30 दिवस के अंदर पट्टा दे दिया जाएगा। तो ये जो जी। आदेश है, ये आदेश इस प्रकार से एक तो ये कहना चाहेंगे, दूसरा ये कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण की जो स्थिति आज जयपुर हम्म। में आप देख रहे हैं कि 15 जुलाई से एक अभियान चला था जो लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए। उसमें अस्थायी तो अतिक्रमण का पहले उसमें अभियान शुरू किया गया है और विकास जी धीरे-धीरे नोटिस देके स्थायी अतिक्रमण जो भी राह में उस बाधा बने अभियान हुए, पे फिर तो ये एक चर्चा बहुत बड़ी करेंगे विकास। समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार स्वायत्त शासन विभाग कार्य कर रहा है। उस पे एक बार फिर चर्चा करेंगे कि उस अभियान में क्या हुआ, कितना आप लोगों ने काम किया और कितना संदेश दिया। लेकिन आज नहीं, आज हम एकल पट्टों की बात कर रहे हैं कि इसको लेकर सरकार ने जो फैसला किया है, जो कितने समय में इस पर अमल शुरू हो जाएगा और इससे जनता पर कितना असर पड़ेगा। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्या लग रहा है आपको सरकार की नीयत और एग्जीक्यूशन? मीना जी, ये जो पट्टों की बात है ये बहुत समय से चर्चा में है। गहलोत सरकार के टाइम पे था, वसुंधरा सरकार के टाइम पे रहा था, उससे पहले भी हुआ था। पट्टों को लेकर जनता परेशान है, इससे मना नहीं किया जा सकता। जहां तक बात है कि घोषणा होना 30 दिन में हम कर देंगे, अधिकारियों की मंशा पे डिपेंड करता है मीना जी। सब कुछ मंशा सही हो तो 30 दिन क्या,
300 घंटे में भी आप पट्टे दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लंबा नहीं है, मगर अधिकारी उसको अटकाए रखते हैं, कर्मचारी उसको अटकाए रखते हैं और प्रोसीडिंग्स को इस तरह से लटकाया जाता है कि आम जनता को राहत ना मिले। मीना जी, आपको एक चीज़ बता दूं, पट्टों को लेकर कितना बड़ा घोटाला होता है। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने कहा था कि पट्टों के लिए 10 लाख पट्टे दिए गए और ये दिए गए। किन लोगों को पट्टे मिले पता है आपको? जो कॉलोनाइजर थे उनको, वो लेके चले गए सारे पट्टे, उनकी यहाँ फाइलें घर के जाती थी और घर से साइन होके आती थी। इसके उदाहरण है हमारे पास में। आम आदमी को पट्टा कब मिलेगा? जो पैराफेरी बढ़ाते जा रहे हैं शहरों की, पैराफेरी में लोगों को पट्टे कब मिलेंगे? आम आदमी को कब पट्टा मिलेगा? फूल सिंह मीणा ने तो विधानसभा चुनाव से पहले भी ये आरोप लगाए थे, जो मैंने आपको बोला कि जो फाइलें घरों पे जाती हैं और वहां से पट्टों का ढेर के ढेर निकलते हैं, मगर वो कॉलोनाइजर के होते हैं, आम आदमी का नहीं होता। तो ये जो घोषणा है कि 30 दिन में पट्टा दिया जाएगा, अच्छी घोषणा है, होना चाहिए, आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, मगर क्या ये अमल में आ सकेगा? प्रश्न चिन्ह ये है, क्योंकि सरकारी मशीनरी के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से रिश्वतखोरी है और जिस तरह से कार्य प्रणाली है, दलालों के थ्रू कार्य प्रणाली होती है, वो सबसे बड़ा सिरदर्द है इस काम के अंदर। दलालों के काम तो हो जाते हैं, आम आदमी का काम नहीं होता। या तो वो आम आदमी दलाल को पकड़े तब जाके उसको पट्टा मिले। यूआईटीज में, नगर निगमों में, जितने भी ये जो प्राधिकरण बने हुए हैं, जेडीए हो चाहे यूडीओ चाहे जेडीए जोधपुर हो, वहां क्यों नहीं बनता काम? क्योंकि दलाल सक्रिय है, यूआईटी दलालों के हाथ में खेल रही होती है, प्राधिकरण जब दलालों के हाथों से चल रहे होते हैं। तो जब दलालों के हाथों में जब जमीन का बिजनेस है, तो वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं। मीना जी, अभी भी 275 प्लॉटों की जो पट्टों की फाइल गायब हुई, उसको लेके कल भी ताराचंद जैन ने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि अधिकारियों के रहते हुए 272 प्लॉट के पट्टे कैसे गायब हो गए, लोगों ने कैसे कर दिया? वो पूरी की पूरी फाइलें ही नहीं मिल रही जी। और अशोक गहलोत को खुद कांग्रेस के जो नेता हैं अजय पोरवाल ने सबसे पहले ये मसला उठाया था, सीआईडी को दिया, पुलिस को दिया, हाई कोर्ट में दिया, उसके बाद भी पट्टों की फाइलें आज तक नहीं मिल रही। एक ये नियम है मीना जी, एक नियम बता दूं आपको कि जब यूआईटी या प्राधिकरण पूरी उस कॉलोनी को डेवलप कर लेता है, तो वो नगर निगम को या नगर परिषदों को वो कॉलोनी ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके साथ वो जमीनों के पट्टे भी ट्रांसफर हो जाते हैं, वो सारी फाइलें भी ट्रांसफर हो जाती है। वो जो फाइलें ट्रांसफर हुई, उस बीच में 272 प्लॉटों की फाइलें ही गायब हो गई। जी। खर्रा ने यही तो कहा था कि ये जो फाइलें गायब हो रही है, ये क्यों गायब हो रही है, क्या कारण है इसके पीछे? जिसमें शांतिदास धारीवाल जी गर्म हो गए विधानसभा में, जांच करवा लीजिए, अरेस्ट करवा, ये कोई जवाब थोड़ी ना है। जवाब तो ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि वाकई में ये पट्टे जो है बिल्कुल सही दिए गए थे और इन आंकड़ों के आधार पर दिए गए थे, इतने आम आदमी को लाभ मिला, इतना गरीब को लाभ मिला। वो तो कोई बोलता ही नहीं है मीना जी। उसको आप इस पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हो? हर शहर का एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि ये पट्टे हैं, इन्हें नाम पे दिए गए और ये जगह। मीना जी, एक चीज और बता दूं आपको, बड़े मजेदार बात है, जब भी कॉलोनी कोई डेवलप होती है तो उसमें 60-40 का रेशो होता है। 60% मतलब उस जमीन का मकान मालिकों को दिया जाता है जो उस क्षेत्र में निवास करेंगे, जिनका वो प्लॉट है, और 40% भूमि कन्वर्शन के बाद में आम जन के लिए रखी जाती है, जिसमें सड़क, पार्क, कम्युनिटी हॉल ये बनते हैं। 25% दिया जाता है, 60% नहीं दिया जाता। जो डेवलप जमीन है उसको 25% दिया जाता है, जिसमें 20% रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, 5% कॉमर्शियल पर्पस के लिए। राकेश भाई साहब, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। कंपनसेशन 25% है। अगर आप किसी मालिक से लेते हैं तो वो कंपनसेशन 25% होगा, अवाप्त करते हो तो। मैं अवाप्ति की बात नहीं कर रहा, मैं अवाप्ति की बात नहीं कर रहा,
कॉलोनी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कॉलोनी डेवलप होती है तो उसमें वो जो प्राइवेट बिल्डर है या प्राइवेट कॉलोनाइजर है वो 40% जगह छोड़ेगा आम जन के लिए, उसके अंदर पहले से मैं मार्क लूंगा। अभी तो ये भी रूल निकाल के दिया है कि जब तक वहां पे सड़कें नहीं बना दी जाएंगी तब तक नहीं उसको पास किया जाएगा। मीना जी, हालात ये है कि जो 40% जमीन है ना, वो 40% में जो बाग की जमीन थी या कम्युनिटी हॉल की जमीन थी उसमें भी पट्टे कट गए। और कैसे जी। कटे पट्टे? 12A और 12B, कभी आपने सुना है? जी, और वो लोग कह रहे बहुत नहीं, तो 12A पे है और 12B पे है। ये कैसा घोटाला है? और फिर उसके बाद जी। यूएटी उनको 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 माफ करती है। इवन मीना जी, यहाँ तक भी आपको केस बता सकता हूँ, मास्टर प्लान की सड़कों पर भी कब्जे हो रहे हैं, मास्टर प्लान जी। की सड़कों पर। और ये मास्टर प्लान और ये पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर का हाल है। आप सिर्फ उदयपुर की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जी 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 मीना जी, सब मुश्किल जगह यही की है। बात किया, जी, ये जी, सब जगह की मुश्किल बात है, यही सब है। जगह। जी करणवीर मीना सिंह जी, करणवीर सिंह जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा जो बात बता रहे हैं, ना तो वो नई है, ना ही पहली बार आप सुन रहे हैं। तो ऐसे में भजनलाल सरकार जो प्रयास कर रही है, इन प्रयासों में भी कितनी सफलता की आप उम्मीद देखते हैं, या फिर सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा या एक प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर रह जाएगा? मीना जी, ये तो राजस्थानी जनता के लिए बहुत ही थोड़ा खुशी का विषय, कम से कम लगे 8 महीने से लगातार इन्होंने ये काम बंद रखा है। जनता परेशान होती आई है और अब ये ऑनलाइन लेके आए हैं, तो कितने पट्टे दे पाएंगे, किस हिसाब से इनका कार्यक्रम चलेगा, ये तो शायद विकास सोमानी जी अच्छे से बता पाएंगे। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 10 लाख पट्टों का लक्ष्य लेके 13 लाख पट्टे राजस्थान की जनता को सुपुर्द किए हैं, बांटे हैं। उनके अंदर अभी लगातार ये बात कर रहे थे, धारीवाल जी ने भी कल 45 पट्टों में गड़बड़ियां पकड़ी गई, तो उनके पीछे जो भी अपराधी है या जिन्होंने भी उन कागजों के साथ छेड़छाड़ की, निश्चित रूप से उनको जांच के दायरे में लेना चाहिए, उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पट्टे बांटना ही बंद कर दें या कोई प्रक्रिया को ही उलट है। जिस तरह से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया, उसके अंदर 85% छूट दी गई, 500 रुपए, मात्र 500 रुपए पट्टा राजस्थानी जनता को दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक था। अब आने वाले समय में ये ऑनलाइन तो कर रहे हैं, पर क्या ये छूट को जारी रखेंगे? जिस तरह से पिछली गहलोत सरकार में जिस तरह की छूट थी, क्या वो छूट जारी रहेगी? सवाल ये है, क्या जीरो डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा? कम से कम कागजी कार्रवाई के अंदर ये पट्टे जारी कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। अभी सुरेश अरोड़ा जी बता रहे थे कि नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम, इन महकमों के अंदर कागजों के अभाव में लगातार दलाल सक्रिय रहते हैं और वो उन लोगों को चक्कर पे चक्कर कटा देते हैं, चप्पलें घिस जाती है लोगों के पट्टों के लिए। पर ये ऐतिहासिक काम होते हैं। 10 लाख जो पट्टे मिले, उन लोगों से मिलिए आप कि उनको कितने सालों के बाद पट्टे मिले। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। बेशक अगर कहीं कोई कोलैप्स है, कहीं कोई 19-20 है, तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत है तो। परंतु उस गलत के अपेज के अंदर लोगों को उनकी सुख सुविधाओं से महरूम रखना भी एक अपराध है। जो 8 महीने तक इस तरह से भजनलाल की सरकार ने इनको बंद रखा और अब बात खोलने की बात कर रहे हैं, ये स्वागत है इनका, खोलें और उसको पारदर्शी रूप तरीके से, जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने लक्ष्य से अधिक पट्टे लोगों को दिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखी। पट्टा आदमी क्यों लेता है मीना जी? उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, लोन ले सके, वो उसका एक्सपेंशन कर सके, नया मकान बना सके, उसका रिनोवेशन कर सके, तमाम तरह की जरूरतें लोगों को रहती है। और उनके अभाव में लोग महंगे ब्याज पर, महंगे दरों पर खरीद फरोख्त करते हैं, ब्याज पैसा बैंकों से ऋण लेते हैं। तो इन चीजों में राहत देने के लिए काम किया गया है। अब सोमानी जी बताएंगे कि ये पट्टे कितने पट्टे बांटने का लक्ष्य रख रहे हैं? क्या वही जो गहलोत सरकार ने जो दरें की थी 500 रुपए में, जो पे काबिज रहेंगे या नहीं? ये वाली जी। राकेश वशिष्ठ जी, कांग्रेस प्रवक्ता की जो दलील है और बीजेपी की जो इस वक्त उम्मीद है, और उम्मीद के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी है, मुख्यमंत्री जो है उनके सामने चुनौती है
कि उन्हें जनता को राहत देने के काम करने हैं। राहत देने के कामों की जो वो शुरुआत कर रहे हैं, उसमें एक काम ये भी, लेकिन सवाल वही है, इतने सारे जो प्रश्न हैं और इस फील्ड में कम से कम जो जमीनों का जो मतलब घर और जमीन, ये जितना ज्यादा करप्शन का गढ़ है, सेंटर है, कैसे इससे पार पाएंगे? देखिए मीना जी, जो पट्टा जो प्रकरण है, हर व्यक्ति के लिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए बड़ा आवश्यक है। बैंक की लोनिंग हो, उसकी बिक्री करनी हो, और कई कामों में पट्टा आता है। अब मैं आपको 1 मिनट में तो पहले उदाहरण बता दूं आपको। 2015 में आपकी वसुंधरा जी की सरकार थी, और तब उन्होंने एक पट्टे का एक अभियान शुरू किया, 1 रुपए में पट्टा। मुझे भी जरूरत पड़ी, मैंने भी अप्लाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी वांछित थे वो सारे लगा दिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी थी। मैं एक दिन नगर परिषद में गया तो मैं एक भाजपा के जिले के बहुत बड़े पदाधिकारियों ने मुझे देखा और मेरे पास आए, अरे अंकल आप कैसे आए? तो मैंने बताया, अरे एक हद हो गई, आपको आने की जरूरत पड़ रही है, पट्टा तो आपके घर पहुंचेगा, अब आप बताना, बात खत्म हो गई। अब कुछ दिनों के बाद एक कर्मचारी का मेरे पास फोन आया जो मेरा विश्वस्त था। उसने फोन किया कि वसीम साहब कि हाँ, सारी जो फाइलें हैं वो एक गड्ढा बना के रख दी गई हैं, और जो 800 रुपये दे करके जा रहे हैं उनके पट्टे जारी हो रहे हैं। मैं बड़ी हकीकत बता रहा हूँ, दोनों सरकार में कोई अंतर नहीं रहा। मैं दूसरी सरकार का भी किस्सा बताऊंगा आपको। तब फिर मैंने उस आदमी को फोन किया, पदाधिकारी को, बाकी क्या बात करते हो अंकल, आपका पट्टा तो बिल्कुल तैयार है, मैं करा के आया हूँ। मैं कहते नहीं, हो जाएगा आपका, मैं घर दे जाऊंगा। मालूम पड़ी कि वो सारी तारीख निकल गई, अधिकारी ने साफ मना कर दिया, पट्टा नहीं मिला, बात खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे थे। अब इस बात जब मैंने देख लिया कि पट्टे में दिक्कत है, तो आपको मैंने बताया भी था कि मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी पारिवारिक, तो इसलिए मैं थोड़ा निकलना कम हो गया था। लेकिन मैंने अपना जो काम कराना था अपने प्रशासनिक अधिकारियों से रसूखात के आधार पर मैंने अपना जो काम करा लिया, पट्टे को छोड़ दिया। अब गहलोत सरकार आई, गहलोत सरकार ने वही अभियान शुरू किया। तो अभियान शुरू करने के बाद उन्होंने कोटा निश्चित किया नगर निगम के लिए। वहां से मेरे पास फिर फोन आया कि सर बसर साहब के यहाँ आपका पट्टा बिल्कुल तैयार रखा है, आपको तो केवल एसएसओ करना है, कोई होती है, और उसका एक नंबर लेके आ जाओ, आपको पट्टा मिल जाएगा। मैंने मुझे जरूरत ही नहीं है यार, फिर क्या करना, मैंने काम कर लिया। वो नहीं माना। अगले दिन उसका फिर फोन आया, कमिश्नर का फोन आया मेरे पास। तो मैं कह रहा था सर, मैंने एसएसओ का रजिस्ट्रेशन कराया, और एक फोटो उन्होंने मांगा था प्रॉपर्टी का, और एक मेरा फोटो मांगा था, मैं लेकर के गया। उन्होंने कहा आपका हो गया सब पट्टा, 1-2 दिन में मैं खुद ही दे आऊंगा। जो कंसल्टेंट था, 5 साल वो निकल गए, ना तो उस पट्टे के पते। तो मैं इसलिए कहने का मतलब, सरकारें चाहे कोई रही हो, स्थिति यही रही है। मतलब नगर परिषद, नगर निगमों की हालत बड़ी खराब रही है, और इससे पार पड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भजनलाल शर्मा ने जो काम शुरू किया है, मैं इनमें से आपके लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को मैं बखूबी जानता हूँ, टी रविकांत। बड़े भरतपुर में कलेक्टर रहे हैं, और बड़े चर्चित कलेक्टर रहे, बड़े ईमानदार और बड़े सख्त आदमी रहे। मैं समझता हूँ उनके होते हुए इस बॉयसी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और शायद कुछ हो पाए। अब इन्होंने 2 बातें बड़ी अच्छी की हैं, जिसका अगर वो सख्ती से इम्प्लीमेंट किया तो उसका आउटपुट 100% निकल के आएगा। पहला 30 दिन का जो लिमिटेशन दिया उन्होंने दिया, 30 डेज का। दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि अगर कोई कर्मचारी अगर 30 दिन इसको निरस्त कर देता है, और अपील और कारण बताकर कर देता है, तो वो जो प्रार्थी है वो अपील कर सकता है, और एक कमेटी उसका निर्णय देखेगी कि जो किस सही किया है या गलत किया। अब ये जो है अगर वो गलत तरीके से निरस्त किया गया है, तो उस संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये शायद मेरे समझ तो कभी हुआ नहीं, और इतनी गहराई पर नहीं किया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब इच्छा शक्ति है और काम करने की लालसा अच्छी हो, तो इसमें कोई काम करने में कोई नहीं रोक सकता, काम करना चाहिए। मुश्किल नहीं है श्याम सुंदर शर्मा जी, मुश्किल नहीं है रास्ते। अब देखिएगा, मैं तो राकेश जी की बात सुनकर के हैरान हूँ
कि जब इतने बड़े जागरूक व्यक्ति के साथ अगर ऐसे ये सब कुछ जो हुआ है, और इनको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि आपको ही पट्टा सबसे पहले मिले, क्योंकि आप तो नजदीक हो सबके। तो आप देखिए टी रविकांत को तो आप भी जानते हो, मैं और आप दोनों मिलने गए थे जब जयपुर कलेक्टर हुआ करते थे, और मुख्यमंत्री जी के सचिव नहीं बनना पसंद किया उन्होंने। इसका मतलब गड़बड़ी तो होती है। देखिएगा मंत्री जी जो जब विधानसभा में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि पंचायत राज विभाग में मैं प्रधान हुआ करता था तो बहुत कुछ कार्यशैली ठीक थी, यहाँ आकर के मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। अब देखिए अगर मंत्री आशंका प्रकट कर रहा है विधानसभा में तो इसका मतलब है तो सही गड़बड़। निश्चित तौर पर चाहे भले अशोक गहलोत की सरकार रही हो या वसुंधरा जी की सरकार रही हो, अधिकारी तो ये के यही है, अधिकारियों में कोई अंतर नहीं आता। अब आपने ऑनलाइन किया, अच्छी बात है, और 1 महीने में नियम है ये कि 1 महीने कर्मचारी या अधिकारी जिसके पास फाइल है उसको निपटारा करना है, ये नियम है। लेकिन नियमों की पालना कितनी हो पा रही है ये तो अब सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि यह भी हमको शुरुआत में मानना चाहिए कि अच्छी शुरुआत है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं। ऑनलाइन भी बात है, अब ऑनलाइन तो पहले भी होता था, लेकिन ऑनलाइन का रिजल्ट क्या आता है एक्चुअल में क्या है कि जब रिजल्ट अगर सामने आएगा तो निश्चित रूप से, अभी देखिएगा मुनीष अरोड़ा जी कह रहे थे मास्टर प्लान में क्या क्या हो जाता है, हम तो खुद भुगत भोगी हैं। पत्रकार कॉलोनी जयपुर में मानसरोवर में स्थित है, मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है, हमारे सामुदायिक भवन को छीन लिया गया और वहां पर पृथ्वीराज नगर का कार्यालय खोल दिया गया। हम हाईकोर्ट में गए, अभी नोटिस जारी हुई के क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है, वो पत्रकारों के साथ ही हो रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कल मैंने रफी खां के माध्यम से विधानसभा में उठाया, लेकिन कोई रिजल्ट सामने। लेकिन हाँ, हम आशावादी हैं, क्योंकि हम तो जागरूक हैं, हम हाईकोर्ट से छीन लेंगे, कब्जा करेंगे, जो करना चाहिए कर रहे हैं। लेकिन आम व्यक्ति का चिंता ये है कि अगर पत्रकारों की नहीं सुनी जा रही तो आम आवाम की कैसे सुनी जाएगी? बात एकदम सही है। मैं विकास जी के लिए कह रहा हूँ, विकास जी खुद भी जागरूक रहे, बहुत सारे PIL लगाते रहते हैं। अब इनकी सरकार बनी है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए, तो निश्चित रूप से कोई नए बदलाव और करना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ हैं। मंत्री जी खुद भी देखिएगा कि देखिए प्रधान थे, उनके पिताजी भी पंचायत राज मंत्री रहे और नए मंत्री बने और रोजाना विधानसभा में एश्योरेंस देते आए, और एश्योरेंस का कितना प्रतिफल सामने मिलता है। निश्चित तौर पर जागरूकता के आधार पर अगर काम करेंगे, क्योंकि देखिए राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाला होता है वो कितना कारगर होता है। आपने भी देखा प्रताप सिंह को भी, राकेश जी आपने भी देखा उनको कि वो किस तरह से अधिकारियों के बाहर बैठे रहते थे, अंदर जा नहीं पाते थे, और क्या स्थिति होती थी वसुंधरा राजे के राज में। अब वो कितने कारगर हो पाएंगे, हम तो कह रहे सफल होने चाहिए। और देखिएगा निश्चित तौर पर अच्छी टीम होगी तो रिजल्ट भी देगी। करणवीर जी कह रहे थे निश्चित तौर पर, मैं जानता हूँ कुंजलाल मीणा जी को बैठ करके बाहर करके कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी स्थितियां खराब हुई। और देखिए फर्जी पट्टे जारी हो गए, उनकी जांच होने की बहुत सारी घोषणाएं विधानसभा में की गई है। अब उसका रिजल्ट 1 महीने बाद कितना आता है, कितना कारगर होता है, क्योंकि शहरी निकाय के चुनाव में भी जाना है और आपके देखिएगा जिला परिषदों के चुनाव में भी जाना है। चिंता चुनाव की ज्यादा है सरकार को कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज लाके सामने रखें जनता को ये कह सके। अब मुनीर गुजर की बात करना चाहता हूँ यहाँ, जो कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर है, उसको किसका सहारा मिल रहा है? विकास जी आपको ज्यादा पता होगा, करणवीर जी, क्योंकि वो तो प्रताप जी की खास हुआ करती थी, उनके खिलाफ उन्होंने 2-2 लाख रुपए लिए थे और पट्टे जारी कराने का मामला पकड़ा गया था। अब गोपाल शर्मा सिविल लाइन से विधायक बने, वो उनको बचा रहे हैं। अगर और देखिए हमारे तो शहर की जो है सौम्या गुजर, वो भी देखिए पकड़ी गई थी, पता नहीं क्या क्या हुआ था, फिर भी वो नगर निगम के अगर दोनों ही मेयर अगर ऐसी बदनामी की तरह होकर के बाद भी सत्ता में आराम से भोग रही है सब कुछ, तो ऐसी चीजें हमको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्या मंत्री जी को कहना चाहिए जागो, हाँ आप ग्रामीण क्षेत्र से आए और स्वच्छ छवि बनाना चाहते हैं इस विभाग की, बनाए, हमको भी अच्छा लगेगा। मुनीर जी और राकेश जी हम तो बधाई देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को, चाहे भले कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर अच्छी पहल शुरू करना चाहते हैं तो उस पहल का हम समर्थन करते हैं, हम कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही होगी तो अलग बात है। लेकिन हाँ निश्चित रूप से उनको भी अपने क्षेत्र में जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो हम तो जो लोग हाईकोर्ट चलेंगे, आम व्यक्ति हाईकोर्ट जा पाएगा क्या? इसलिए निश्चित रूप से राकेश जी के जो मित्र है उनके ये निश्चित रूप से वहां पहुंचाएंगे बातें को लेकर के, क्योंकि विकास सोमानी जी की जिम्मेदारी ज्यादा है राकेश जी से भी, श्याम सुंदर शर्मा जी, और विकास सोमानी जी बता पाएंगे कि वो इस बात को पहुंचा पाएंगे कि नहीं। पहली बात नहीं, मैं तो वो काम करता जाऊंगा जो श्याम सुंदर जी मुझे कहेंगे। एक बात बताऊं मीना जी,
मैं 2-3 डिबेट में बड़ा चिंतित हो गया कि हमारे श्याम सुंदर जी ने भरतपुर का जिक्र क्यों नहीं किया। तो मैं तबीयत तो ठीक ठाक है इनकी। अरे आप नहीं, ये इनके मेयर मित्र, अरे मीना जी, इनके मेयर तो मित्र, हम भी एक कार्यक्रम में गए थे तो मैं भी मित्रता उन्हें, अगर मुझको अगर बात बताई होती तो मैं भी मेयर साहब को कहकर के इनके पट्टा तो जारी करा ही सकता था। इनके पट्टे में दिक्कत है, आपको दिक्कत है तो हम भी विधानसभा में लगवा देंगे आपको। नहीं, हमने तो हाईकोर्ट में, हम हाईकोर्ट में मुझे जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं छोड़ दिया। राकेश जी लेकिन मीना जी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करा दिए और हमको लगता है हमारे आने वाली तारीख में हमारे एक बात समझ में नहीं आ रही। श्याम जी एक बात समझाइए, क्या आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की आवाज भी मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं कि आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा? ये जनहित का मामला है, मेरा मामला तो था ही नहीं कि सामुदायिक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मास्टर प्लान में यदि है तो ले नहीं सकते। विकास जी को मालूम है नहीं है मास्टर प्लान में, क्योंकि हमारे 24 तारीख को सुनवाई और चीफ जस्टिस बैठे नहीं थे, बैठेंगे तो हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। विकास जी, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ये सब हो रहा है, आप सुन रहे हैं, फिर कैसे जनता उम्मीद करेगी कि आप जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? आप सुन नहीं पा रहे कि आपको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है श्याम जी को या उनके इलाके के लोगों को? श्याम सुंदर जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और उन्होंने एक बात पहले कही थी भी, पहले जो चर्चा के दौरान, कि राज्य मंत्री में कितना पावर है, कितना क्या कर पाएंगे, तो उसकी बात का मैं जवाब दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने विधानसभा में कहा था इस बात को कि मेरे मंत्री या मेरे जनप्रतिनिधि अगर कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप ये तो मान के चले कि जो अभियान शुरू कर दिया है वो पूरा होगा और किसी में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरी बात जहां तक है कि आपने जो सवाल किया मीना जी, कि श्याम सुंदर जी जो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट गए, और एक क्या है दरअसल कि ये जो समाज शासन विभाग के जो भी हैं, चाहे वो यूडीएच का हो, चाहे अपन डीएलपी का मामला हो, चाहे जहां का भी हो, लेकिन इनमें कोई लिटिगेशंस वगैरह कई ऐसे प्रकरण काफी समय से चले आ रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है, तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर जो है डेवलपमेंट के कार्य भी जबरदस्त हो रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर बना रहे हैं, रोड चौड़ी कर रहे हैं, कई चीजें हो रही है, तो कई लिटिगेशन भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लिटिगेशन बरसों से चले आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि उन लिटिगेशन को समाप्त करें। और वर्तमान में जो स्थिति जो जैसा कि अभी बताया श्याम सुंदर जी ने, जो कि वो PRN 18 का जो ऑफिस है वो भी वहां शिफ्ट हो रहा था, कई चीजें ऐसी विसंगतियां हो रही थी, तो हो सकता है उसकी चर्चा का विषय, और न्यायालय में भी अगर उसमें समीक्षा की जाती है तो कोई आदेश आएगा तो सरकार त्वरित रूप से निस्तारण करेगी। अभी वर्तमान में एक बात को कहना चाहूंगा मीना जी, अभी कुछ ही समय पहले एक बात पे पूरी कर लूं अपनी, कि यूडीएच मंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में कितने मामले लीगल रूप से पेंडिंग है, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनकी पैरवी जल्दी से शीघ्र से की जाए। 8,000 साढ़े 8,000 ऐसे प्रकरणों के मामले में सूची मांगी गई है। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, और आप जो हम राकेश जी देख लें, चाहे मुनीश देख लें, देखें कि शिखर अग्रवाल साहब ले लें, चाहे सुधांशु पंत साहब ले लें, चाहे टी रविकांत साहब ले लें, जहां तक हम समझते हैं, हम जानते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये सब जेडीए के मामले में, स्वायत्त शासन के मामले में काफी इन्होंने कार्य भी किया है, और ये भली बात से जानते भी कि जो योजनाएं सामने आ रही है और जिस तरह का जो प्रावधान अब किया गया है कि ये जो पट्टे अभी आप देखें 13 लाख पट्टे जरूर कांग्रेस ने, करण जी बता रहे थे कि काफी पट्टे जारी किए, लेकिन आज भी लिटिगेशन और विवाद के चलते हुए पट्टे तो आपने जारी कर दिए, इसमें कोई वो नहीं है संशय, लेकिन पट्टे किस जो मूल आवेदक है, कई विवाद उसमें पैदा हो गए, पट्टे किस तरह से दलालों के माध्यम से बने और कितने कार्मिक जेल में गए, तो ये सब सुविधाओं को सही करने के लिए कि आम आवेदक को समय पर पट्टा प्राप्त हो सके और उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। जैसा कि अभी राकेश जी बता रहे थे, व्यक्तिगत संबंध होना अलग है और व्यक्तिगत संबंध की वजह पारदर्शी और सुशासन सरकार होना अलग बात है। कि पारदर्शी और सुशासन सरकार है, उसके लिए राजा हो चाहे रंग हो, वो सब बराबर है और समान अधिकार प्राप्त है। और समान अधिकार प्राप्त के चलते यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो 30 दिन में, अभी भी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम जरूर गहलोत साहब के सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन ऑनलाइन की मॉनिटरिंग नहीं थी। किस कारण से ये रिजेक्ट कर रहे हैं, किस कारण से ये कर रहे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। फाइलें इतनी पेंडिंग थी कि आप सोच नहीं सकते मीना जी कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर व्याप्त था, कि कोई अगर पट्टा बन रहा है तो मतलब आप कहने की स्थिति में नहीं है कि किस तरह पट्टों के जमीनों के हिसाब लगाए जाते थे।
लेकिन अब जब वर्तमान में समिति बनेगी, प्रशासनिक समिति बनेगी और जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम होगा और जवाब देने के लिए टाइम बाउंड सिस्टम होगा, टाइम बाउंड सिस्टम पहले भी चलता था, लेकिन टाइम बाउंड सिस्टम का मतलब ये था कि इसका कारण बताना स्पष्ट नहीं था। अब कारण भी स्पष्ट होगा। और आप देखें अतिक्रमण और अस्थायी अतिक्रमण के मामले में जो नोटिस है उसमें अमूमन इतना दर्द एक बस लास्ट में श्याम सुंदर जी ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखिए कि जयपुर में गोपालपुरा मोड़ से लेके और जो एक मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास है एक ऐसा अभियान शुरू किया, वो एक बड़ा बड़ी भी कर रहे हैं। हो गई बात करणवीर जी, श्याम सुंदर जी की अपनी चिंता है। नहीं, ये तो कोर्ट का आदेश था, भजनलाल जी का कोई लेना देना नहीं है उसमें। भजनलाल जी ने कोर्ट के आदेश ऐसे कई यूडीएच में ऐसे रखे हुए हैं, पर उनको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए कि कोर्ट के आदेश की पालना हो सके, क्योंकि कोर्ट के आदेश होते रहते हैं, अतिक्रमण होते रहते हैं, अतिक्रमण दोस्त ही नहीं होते। ये बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी हो गई, मीना जी, बड़े बड़े बिल्डिंगे खड़ी हो गई 7-7 मंजिला 8-8 मंजिला अवैध रूप से। आज तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी और बड़े पावर के आगे कई बार ऐसी चीजें होती हुई को सरकार में। अब ये एक स्थायी रूप से अभियान शुरू हो गया है। करणवीर जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर मुनीश अरोड़ा आपके पास आऊंगी। श्याम जी आप कुछ बोल रहे हैं? ना उपराष्ट्रपति का अतिक्रमण भी हटाया गया है इसके अंतर्गत। आप देखिए विकास की स्थिति ये भी अच्छी बात है, सरकार निष्पक्ष है। आरोप लग रहे थे कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को टच नहीं किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति को टच किया है, इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट नहीं है। अब देखना होगा कि आगे कितनी बढ़ती। इसलिए मैंने बोला एक बार फिर से चर्चा करेंगे विकास सोमानी जी कि जो आपने 15 दिन का प्लान बुलडोजर चलाने का बनाया था उसमें आम आदमी कितना प्रभावित हुआ और बड़ों को कितनों को बचाया आपने, बड़ी बच्चियों को। लेकिन करणवीर जी, मीना जी, ये लगातार पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इनसे पूछिए, हमारे पैनलिस्ट और बैठे हैं, वसुंधरा राजे सरकार की कितने भूमाफिया, चोली दामन का साथ था इनका, कितने भूमाफिया बन के हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये शायद जयपुर का बच्चा बच्चा जानता है किस तरीके से इन्होंने मन माफिक वसुंधरा राजे की सरकार के समय में मन चाहे इन्होंने काम किए, पुलियों का डाइवर्जन तक इन्होंने बिगाड़ दिया, जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। और ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार के अंदर आप देखिए, आप आइए, जिस पट्टा प्रकरण की बात कर रहे हैं ना, आपकी दिव्या कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है, उनके विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र एक खातीपुरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां आज भी 1962 से लोग रह रहे हैं, पर केवल और केवल ये दिव्या कुमारी जी ने केस फाइल कर रखा है कि जमीन हमारे राज परिवार की थी और उसी राज परिवार ने उनको पट्टा जारी कर रखा है, 1 रुपए के रूप में पट्टा जारी कर रखा है उसी राज परिवार ने। और वही दिव्या कुमारी जी उन लोगों को व्यवस्थाओं से महरूम रख रही है। क्या कारण है इसका? क्या उन लोगों को पट्टा मिलेगा, नहीं मिलेगा? और स्वयं हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, राजस्थानी हैं, जो लगातार इस और प्रयास कर रहे हैं कि आम राजस्थानी को पट्टा मिले। 13 लाख लोगों को पट्टा दिया है। सोमानी जी, वो गहलोत साहब के रिश्तेदार या कांग्रेस पार्टी के जानकार वो नहीं थे। आप मानिए, आम जनता का काम हुआ है। काम कब नहीं हुआ आप वो देखिए, पिछले 8 महीनों में कितने पट्टे जारी हुए हैं, आप उसकी बात कीजिए। आप लगातार पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, पर कम से कम अपनी गिरिबान में झांकिए। वसुंधरा राजे की सरकार के मामले में 206 बीघा कालवाड़ रोड पे 206 बीघा जमीन थी, वहां पर आना तो मीना जी आना तो रोडवेज डिपो था, परंतु वसुंधरा राजे की सरकार के समय वहां बिल्डरों को वो जमीन कर दी गई। वहां पर आज विकास की बात ही बताइए रणवीर जी, जो विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के समय वसुंधरा जी के समय हुआ उसको भी देखिए आप। और वो आवंटन नीति 2015 लाने वाली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे काम किए थे वसुंधरा जी ने उस समय में, देखें आप प्रतापनगर कहीं बड़े डेवलपमेंट के कार्य किए। आप क्यों रहे हैं? आप सुनिए क्या क्या काम है। जो जमवारामगढ़ बांध है, आज हम लगातार जयपुर शहर जब बांध की पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उस जमवारामगढ़ बांध की जो भराव क्षेत्र है, उसके अंदर कितने वसुंधरा राजे सरकार के दोस्तों का, उनके कितने बड़े बड़े फार्म हाउस है, उसकी जांच कीजिए आप। लगातार वो कांग्रेस बीजेपी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, जयपुर हो चाहे राजस्थान हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना भूमाफिया बन पाए शायद ही किसी राज्य में बन पाओगा। जी जी, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मीना जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, चाहे नगर निकाय है जितने भी, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है वहाँ पे स्थायी कर्मचारी नहीं होना। तहसीलदार उस पे आता है डेपुटेशन पे, पटवारी डेपुटेशन पे। 70 मैं खाली एक उदयपुर प्राधिकरण का उदाहरण दे रहा हूँ, सब जगह के हालात तो करीब करीब वही है। 70 आदमी ठेका कर्मी है,
10-5 संविदा भी होंगे। जो उनका मूल स्टाफ है वो तो मुश्किल से 10% भी नहीं है, 15%। सब जगह यही हालत है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती नहीं है। सेक्रेटरी बाहर से आता है, 2 साल रहा, 3 साल रहा, 1 साल रहा, चला गया, पट्टे बांट गया, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। तहसीलदार बाहर से आया, डिमार्केशन किया, जो कुछ करना उल्टा सीधा किया, चला गया। जितने भी ये रहे हुए अधिकारी है ना, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच करवा लीजिए मीना जी, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। जी, उसके अलावा मास्टर प्लान की सड़कें बनती हैं, मास्टर प्लान की सड़कें बनती है, भू माफियाओं को पहले मालूम होता है कौन कब्जा करवाता है उनके ऊपर। भू माफिया कराते हैं, अधिकारी मिलकर करवाते हैं, जी, प्लानिंग सेट करते हैं। इको सेंसिटिव जोन के अंदर पट्टे दे रहे हैं, क्या अधिकारियों को पता नहीं है? पहाड़ियां कट रही हैं। एक उदाहरण और देता हूँ मीना जी, आपको आंखें खुली रह जाएंगी जो मैं कह रहा हूँ। रूपसागर तालाब 1900, हम किसकी बात करते हैं? 1947 अब्दुल रहमान का फैसला कि वो तालाबों की स्थिति कायम होनी चाहिए सागर। उसका पहले जो सैटेलाइट इमेज लेके और उसका जो वो बनाया गया वो 10 हेक्टेयर के आसपास था, उसको उठा के 27 हेक्टेयर कर दिया। कभी सुना है आपने? क्योंकि एक 1.5 बाई 1.5 फीट की मोखी है, उसमें आपने सिल्ली डाल दी, उससे पानी बैक हुआ और बैक होने से फैला, रुका का जाता पानी फैला, वो सारा डूब क्षेत्र है। ये क्या मनमाफी है? डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, कई सरकारें आई और गई है, कई सरकारें। मैं पट्टों पे आरोप जी, ये तो उदाहरण दिया। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आपकी बात के संदर्भ में ही ये समझना चाह रही हूँ, पट्टों से भी जुड़ा हुआ मामला है ये जी कि कई सरकारें आई और गई, लेकिन कोई बदलाव नहीं इस मुद्दे पर। जी तो कहीं ना कहीं कुछ बुनियादी चीजें, बातें, तथ्य ऐसे हैं जिन पे सीट पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल मीना जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो राकेश जी भाई साहब ने बात की ना, तो मजाक मजाक में लोग यहाँ कहते हैं अपना पत्रकारिता रखो घर में, 500 का 1 नोट दलाल को दे दो, पट्टा करा जाए। ये बहुत सीधा स्पष्ट शब्दों में मजाक होती है हमारे साथ। और ये मत बोलना कि पत्रकार क्या है किसी का, ये इमेज है। और दूसरी बात, सरकारें आएंगी जाएंगी, वो तो मीना जी सही है। बस आपने बस 1 रुपए वाले पट्टे की बात की थी, उदयपुर में भी हुआ था कि लोग काबिज है पुराने शहर के अंदर, उनके पास पट्टे नहीं है, आज तक भी नहीं है पुराने शहरों में। वहां ये योजना लागू की गई थी, उसमें किसने पैसा कमाया सबसे ज्यादा? सरकारों के पार्षदों ने, उनका इन्वॉल्वमेंट आ गया था बीच के अंदर। दलालों ने कमाया था। दलाल इतने हावी रहते थे जिसकी हद नहीं। मीना जी, आपको हमको तो पूछना ही बड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लेते हैं, बाकी स्थिति देख दिल बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है। मीना जी, शुरुआत तो हुई, क्योंकि ऑनलाइन शुरुआत हो रही है, 30 दिन की बात हो रही है, कानून बन रहा है, मगर कानून इम्प्लीमेशन अथॉरिटीज जो है, अगर ठेका कर्मी वहां रहेंगे तो कैसे काम करवाओगे आप उनसे? उनको परमानेंट क्यों नहीं करते आप? मीना जी, इशू ये है जी, काम करने वाला आदमी जो इम्पोर्टेंट है, ठेका कर्मी वहां लगा हुआ है, जिसके हाथ में सारी फाइल है। अभी एक आदमी अरेस्ट हुआ हमारा ठेका कर्मी, उसने पूरी की पूरी फाइलें हकीकत ये तो पुलिस की जांच में आएगा, मगर वो ठेका कर्मी परमानेंट होता जी, तो क्या ये बात होती? तो ठेका कर्मी जितने लगायों में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक हमारी बैठक हुई थी इसकी, भारत से लेकर के संविधान में। अरे भाई, पहले जो 70 लोग काम कर रहे हैं उनको तो कंफर्म करो। मेरी बात सुनिए मीरा जी, मैं आपको बहुत कड़वा सच बताता हूँ, अधिकारियों को कुछ नहीं पता, इन
एक एक फाइल, एक एक जगह, एक एक इंच का पता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे मास्टर कॉलोनी पास की गई है और उसके ऊपर क्या लिपाप होती है, क्योंकि जब फाइल जाती है तो उसके साथ जो अटैच फाइल होती है वो तो वहां नहीं जाती ना। अगर वो अटैच दिन में पट्टा जारी नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है ठेका कर्मी, और ठेका कर्मी डिपेंड रहता है बाहर के उसके ऊपर। तो जब ये पूरी चैन बनती है तब जाके एक पट्टा इशू होता है। तो जब पट्टे को अगर देना है तो सही तरीके से देना है, तो स्थायी कर्मचारी वहां होना जरूरी है। मैं ऐसे कर्मचारियों को जानता हूँ मीना जी, जिन्होंने 40 साल की सर्विस दी और काफी जमीनें बचा के दी उन्होंने। ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ मैंने। अधिकारी भी हर तरह के हैं, नेता भी हर तरह के हैं, जनता के हित में काम करने वाली सरकारें भी हैं, मशीनरी भी हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारी की बात हो रही है मीना जी। स्थायी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी वहां लगाए जाना जरूरी है, परमानेंट स्टाफ होना जरूरी है। आप क्षेत्र तो बढ़ाते जा रहे हो और कर्मचारी कम करते जा रहे हो, ठेका कर्मी को बढ़ावा दे रहे हो, कैसे काम चलेगा मीना जी? मेरा कहना यह है कि मास्टर प्लान की सड़कों का पूरा नाप किया जाए। जैसे मैंने राहुल जैन को एक शिकायत की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मास्टर प्लान की 80 फीट की सड़क है, मास्टर प्लान की 60 फीट की सड़क है, सड़क की गायब करवा दी दूसरे मास्टर प्लान में। कभी सुना है आपने? ये अधिकारी है हमारे यहाँ। एक बात कहना अगर अधिकारी राकेश एक बात कहना चाहता हूँ अरोड़ा साहब, हो सकता है आपका अनुभव हो इस तरह का, लेकिन जो ये विभाग जो इसका जो विंग है, पट्टे वाली विंग, उसमें बड़े सीनियर और जो प्रभारी कर्मचारी अधिकारी बनता है वो परमानेंट ही लगता है। सर हमारे यहाँ जो इंचार्ज लगा हुआ, सुन लो मेरी बात, हमारे यहाँ जो प्रभारी लगा हुआ था पॉलिटिक्स की गवर्नमेंट उसको अधिकारी को भ्रमित करता था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि 35 साल के बाद उसको दूसरी जगह, ऐसी जगह भेजा गया है जब बैठा बैठा रोता है। कर्मचारी चाहे कोई भी हो, जब तो ऊपर से उस पर अंकुश नहीं होगा, अधिकारी ढंग का नहीं होगा, कर्मचारी वैसा ही काम करेंगे जैसा कि अधिकारी चाहेगा। दूसरी बात, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना रहता है नगर परिषद के अंदर, नगर निगम के अंदर, और वो ही सबसे बड़ी समस्या है नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्य में, क्योंकि जो नीचे का जो कर्मचारी वर्ग है वो सब नेताओं से मिला जुला रहता है, अधिकारी भले आते आते चले जाते हैं। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया था, मैं आधी मिनट में बात बता देता हूँ। जब मेरा प्रेशर बढ़ा उस पट्टे के लिए, वसुंधरा राजे के समय की बात बता रहा हूँ, जब मेरा प्रेशर बढ़ा तब उनको पता लगा कि तो किसी हत्या का आ गया, ये हमने फाइल में कर रख दिया। तो उन्होंने एक चालाकी करी कि वहां से कलेक्टर वगैरह के सबके फोन गए, तो उसने चालाकी करी कि उन्होंने कहा साहब हमने उससे गूगल से मैपिंग कराई है, ये सुजान गंगा नहर है ना, उसके 100 मीटर के दायरे में आ जाता है। अब मैंने उसको कलेक्टर को कहा, मैंने कहा मेरा काम तो हो गया, लेकिन आप नब्बा लो बाई फुट, वो कम से कम 250 मीटर की धूप है। अभी कहने को तो चाहे 100 मीटर कर दे, अब जब तो 100 मीटर का वो दायरा नहीं हटता तब तो मेरी फाइल आगे बढ़ती नहीं। तो इनका सोच हथकंडे है। तो इसके लिए वो तरीका ठीक है कि अगर ये लगता है कि इस कर्मचारी ने कोई शैतानी की है, उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, तो राकेश जी जो ओएसडी आते हैं, जो कमिश्नर आते हैं, जो आयुक्त आते हैं, अरे वो तो सब आएंगे, आरएएस अधिकारी आएगा, आईएएस आरएएस आ रहे हैं बनेंगे सर। वो नीचे से जो अल्टीमेटली साइनिंग अथॉरिटी तो वही है ना, आईएएस आरएएस है। अरे तो जब बातें जाती है तो पूरी छनके नहीं जाती, उनको भी मिसगाइड किया जाता। मैं सीधा आ रहा हूँ, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, तो परमानेंट आदमी को मिसगाइड करता है उसको। यस उसको परमानेंट किया जाना चाहिए ताकि किसको? अरे वो तो ऑलरेडी परमानेंट है। आपके वहाँ होगा या तो आपके हो सकती है बात, जनरल जगह पर परमानेंट ही है, आपके यहाँ हो सकती है कोई बात हुई हो। और दूसरी बात, कर्मचारी तो चाहे अस्थायी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे पक्का हो, जो ऊपर से डायरेक्शन मिलती है उसके अनुरूप काम करता है और उसी का उनका बंटवारा होता है, और हर चीज में उनका बंटवारा है।
और बड़ा ईमानदारी से बंटवारा भी ईमानदारी से होता है, जो भ्रष्टाचार का जो सारा काम है, इसमें कहीं फेरबदल नहीं होती और उस सारा पैसा जाता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। राकेश जी, एक सबसे बड़ी बात जो भजनलाल सरकार ने की है ना, वो ये की कि डेपुटेशन 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये जो बात हुई है ना पहली बार, बल्कि 5 साल के बजाय भी 3 साल करना चाहिए। 3 साल में तबादला हो जाए, 3 साल में उसको हर हालत में डेपुटेशन से हटाया जाए, क्योंकि मलाई क्यों उसकी क्या क्या इंटरेस्ट है कि वो वहीं जमा रहना चाहता है, क्यों वो वहां की मलाई खाने के बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कई फाइलों को तो लेके बैठे रहते हैं कि वो फाइल निकलेगी। तो ये जो भजनलाल जी का फैसला है, ये दोनों फैसले भजनलाल जी के बहुत अच्छे हैं कि जो डेपुटेशन 5 साल का, उसको भी मैं चाहूंगा कि 3 साल हमें आशान्वित रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ इस निर्णय का हमको देखना चाहिए, और 30 दिन क्योंकि वाला अब फैसला इसके भी रिजल्ट अच्छा आने है। लगेंगे ना। जी, जी। हाँ, रिजल्ट आने लगेंगे महीने 2 महीने में, तब पता लगेगा कितना कारगर है। लेकिन मुझे लगता है कि भजनलाल जी की जो नीयत है बिल्कुल साफ है, काम करने की उनकी इच्छा है, राजनीति में उनको टिकना है। कांग्रेस और मुख्यमंत्री के पद पर उनको टिके रहने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के कोई काम करें और तभी उनको टिक पाएंगे, नहीं तो उनका रुकना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। श्याम जी, विकास सोमानी जी, वर्तमान में 30 दिन का समय है, आने वाले 5 साल में क्या राजस्थान की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा पट्टों का? विकास सोमानी जी, आप ये बता दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, आज मीना जी के माध्यम से, रणवीर जी आप सुनना, इस डिबेट में बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं और बहुत अनुभवी इन्होंने बात कही है। एक ऐसा खाका तैयार हो जाएगा कि जिस तरह का जो काफी समय से चीजें चली आ रही थी, जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा था, व्यक्ति चाहे संविदा का हो चाहे कार्मिक कोई भी हो, लेकिन अगर वो तय सीमा में ईमानदारी से अगर काम होते हैं, काम की मॉनिटरिंग होती है लगातार ऑनलाइन, तो आप ये मान के चलना कि जिस तरह के व्यवधान जो आ रहे हैं और जिस तरह से पेंडिंग से चल रही थी काफी समय से, कि वो केस चले आ रहे थे, तो वो विसंगति आप खत्म होगी। और ये जो ऑनलाइन पट्टेकार अतिक्रमण के मामले में भी आप देखें कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, जो भी विधानसभा में माननीय खर्रा साहब ने जो बात कही है, वो धरातल पे उतरने के लिए लगातार आप देखें। और रही बात संविदा की, जो भी कह रहे थे मीना जी, मैं बात करना चाहूंगा कि संविदा के कार्मिक भी बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति जो अधिकारी जो हस्ताक्षर करता पट्टे पे, अगर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति सही हो ना, संविदा को क्या मिलता है बेचारों को। अगर संविदा वाले कर्मचारी भी खत्म हो जाए ना, तो वहां आप देखो फॉर्म लेने वाला आदमी नहीं मिले, ये स्थितियां, चेंबर बंद रहते हैं लोगों की, पत्रकार साहब कहते हैं। तो आप इनके माध्यम से फाइलें मूवमेंट होती है और आरटीआई का पूरा माध्यम आपको लेने का, और ऑनलाइन सूचना का भी आप देखें कि एसएसओ आईडी पे आपको पूरा पता रहता है आपका मूवमेंट कहाँ पे जा रहा है। अब इनके हाथ में वो चीजें रहेगी नहीं, जब ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो भ्रष्टाचार पे पूर्णतया काबू पाया जा सकेगा। भाई साहब, ठेका कर्मी और संविदा कर्मी में भी फर्क है। आप संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं, मैं ठेका कर्मी की बात कर रहा हूँ। 70 से ठेका कर्मी है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद करनी चाहिए कि जो ऑनलाइन करने का प्रयास है, हालांकि ऑनलाइन की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें कैसे करप्शन इन्वॉल्व हो गया है ऑनलाइन में भी, जिसकी मर्जी होती है उसका ऑनलाइन में काम होता है, जिसकी मर्जी नहीं होती है उसका नहीं होता है, सर्वर डाउन होता है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन आज ये बात करने का नहीं है आज। जी श्याम जी, देखिए क्या कि सकारात्मक सोच तो रखनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन ही है सारी चीजें। और जो आप जो कह रही है, जयपुर में तो जयपुर विकास प्राधिकरण में ऑनलाइन ही सब कुछ चलता है, कर्मचारी तक ऑनलाइन ही पहुंचता है आदमी। और वैसे विकास जी, आपको पता है कि ऑनलाइन में अगर करेक्शन कराना है तो आदमी को कहाँ जाना होगा, वही जाना होगा ना जहाँ करेक्शन करने वाला व्यक्ति होगा। तो ऑनलाइन करना अच्छी बात है, लेकिन देखिएगा सुधांशु पंत जेडी के रहे आयुक्त, आपकी देखिएगा, अगर अखिल अरोड़ा की बात करें वो भी रहे। अब देखिए सरकार को पैसों की जरूरत होती है, मुझे मालूम है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि आपके जितनी निकाय हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो पट्टे के माध्यम से कुछ पैसा मिले तो उन कर्मचारियों का भुगतान कैसे करें। और जयपुर में तो मुख्यमंत्री कार्यालय से लगते थे करणवीर जी, जयपुर विकास प्राधिकरण में अधिकारी लगते थे, कौन लगाता था आपको तो पता है ना, और वो किस तरह से काम करते थे वो मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होता था। इसलिए निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ कि भजनलाल जी जो कि आम किसान का बेटा हल चला के आया है, मैं मान के चलता हूँ आम व्यक्ति की पीड़ा को समझ रहा है, अगर कुछ करके देना चाहता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि खर्रा जी को रखना, मंत्रिमंडल के विस्तार में परिवर्तन नहीं हो जाए, कोई दूसरा बन जाए तो अलग बात है, लेकिन हाँ हम अच्छी सोच के साथ, कि मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है, और पट्टों पर कभी फोटो मत छपवाना, जिस तरह से अशोक जी ने छपाई, वसुंधरा जी ने छपाई,
पट्टों पर फोटो कब से छपने लगी? ये बीजेपी का और कांग्रेस शासन किसी का नहीं होता, शासन तो राज्यपाल के माध्यम से अशोक सितम वाला होता है। बिल्कुल, इसलिए पट्टों पर किसी बिल्कुल, के राजनीति करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। करणवीर जी बहुत सारे पट्टे भी अशोक जी के फोटो वाले रखे, बांट नहीं पाए, और बांटे तो मुनीर सक्सेना की, मुनीर गुजर की शिकायत हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप अपनी फोटो मत लगवाना, फोटो तो विकास सोमानी जी जरूर इस बात को सुनेंगे और सही व्यक्ति तक और सरकार में पहुंचाएंगे भी, उम्मीद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर सबसे बात करने के बाद जो तस्वीर निकल रही है, मुख्यमंत्री का प्रयास अच्छा है, नीयत अच्छी है। अब जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री इसे ठीक से क्रियान्वित करे और राजस्थान की जनता को राहत दे। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।